एपिसोड 31। सुबह का वक्त 7 बजे। किचन। आज स्मृति किचन में सबके लिए नाश्ता रही थी क्योंकि उसके पास और कोई काम ही नहीं था। वो बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए वो किचन में आ गई। पूजा जी और राजेश जी कल पार्टी के वक्त ही आने वाले थे। उसने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे। तभी दादाजी ने स्मृति को देखा तो वो किचन में आकर स्मृति से बोले, बेटा आप क्यों परेशान हो रही हो? तो स्मृति बोली, इसमें कोई परेशानी नहीं है दादाजी, और वैसे भी हम भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। उसकी बात पर दादाजी मुस्कुराकर बोले, जैसी आपकी मर्जी बेटा। स्मृति बोली, दादाजी आप चाय पिएंगे? उसकी बात पर वो मुस्कुराकर बोले, अब चाय के लिए कौन मना करता है भला। उनकी बात पर स्मृति हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी दादाजी की नज़र शशांक पर पड़ी जो सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था। उसे देख दादाजी स्मृति से बोले, बेटा 2 कप चाय बना देना। उनकी बात पर स्मृति हाँ में सर हिला देती है। दादाजी शशांक के पास जाकर बैठ जाते हैं और उससे कुछ बात करने लगते हैं। कुछ देर में स्मृति चाय लेकर आती है तो उसकी नज़र शशांक पर पड़ती है। उसे देख वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर फिर एक लंबी सांस लेकर वो उनके पास जाकर 1 कप दादाजी को देती है। फिर 1 कप वो शशांक की ओर बढ़ाती है। शशांक ने ब्लैक 3 पीस पहना था जिसमें वो काफी देसी लग रहा था। अब शशांक अपने काम से ध्यान हटाकर पहले उस कप को देखता है, फिर स्मृति को, तो एक बार फिर उसकी नज़र स्मृति के मासूम चेहरे पर रुक जाती है। आज स्मृति ने लाइट ग्रे कलर का अम्ब्रेला कट सूट पहना था और अपने लंबे बालों को गूंथ रखा था। उसकी सादगी ही शशांक को अपनी ओर खींचती थी। उसका ध्यान तोड़ते हुए दादाजी मुस्कुराकर बोले, शशांक चाय। उनकी बात पर शशांक का ध्यान टूटता है और वो जल्दी से चाय ले लेता है। कुछ देर बाद सभी ने नाश्ता कर लिया था और आज भी सभी को स्मृति का खाना काफी पसंद आया। सभी हाल में बैठे थे और प्रतीक डाइनिंग टेबल पर बैठकर कोई स्केच बना रहा था, पर वो उससे बन ही नहीं रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान था। उसे परेशान देख स्मृति उसके पास आए और उसकी स्केच देखकर बोली, आप लेफ्ट साइड से ज्यादा लेंथ रख रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। उसकी बात सुन प्रतीक कंफ्यूजन से बोला, मैं समझा नहीं, अगर मैं लेफ्ट साइड से कम लेंथ रखूंगा तो ये अच्छा थोड़ी लगेगा। उसकी बात पर स्मृति मुस्कुराकर बोली, हम ट्राई करें। उसकी बात पर प्रतीक हाँ में सर हिलाकर पेंसिल स्मृति को दे देता है। स्मृति उसकी पास वाली चेयर पर बैठकर उसे बनाने लगती है। प्रतीक भी काफी ध्यान से उसकी स्केच को देखने लगता है। 5-10 मिनट में ही स्मृति उसे कंप्लीट कर प्रतीक को दिखाते हुए बोली, ये देखिए। उसके पूरे स्केच को देख प्रतीक बस उसे देखता रह गया। कितना बारीक था स्मृति का स्केच। वो जल्दी से खड़ा हुआ और स्मृति से बिना कुछ कहे चिल्लाते हुए दादाजी के पास गया। उसे ऐसे जाता देख स्मृति डर गई। वो तो बस ये सोच रही थी कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। वही प्रतीक उन सबको स्मृति की स्केच दिखाते हुए बोला, देखिए आप सब, ये स्मृति जी ने बनाया है, कितना परफेक्ट है ना, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा। सबको वो काफी अच्छा लगा था। शशांक ने भी उसे देखा और उसे भी वो पसंद आया, पर उसने औरों की तरह रिएक्ट नहीं किया। तभी स्मृति भी वहां डरते हुए आई तो दादाजी ने कहा, बेटा तुमने सच में स्केच काफी अच्छा बनाया है। तो उनकी बात पर प्रतीक बोला, बिल्कुल, आप मेरे साथ काम करना चाहेगी? आपकी आर्ट काफी अच्छी है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। उसकी बात पर स्मृति उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर पाऊंगी। उसकी बात सुन कर्निश बोला, ऐसा क्यों कह रही है आप? आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए ना। और वैसे भी प्रतीक जैसा डिजाइनर आपकी तारीफ कर रहा है तो जरूर कुछ तो बात होगी। उसकी बात सभी ने सहमति जताई, पर शशांक की तो मुठियां कस गई। उसे अब शायद प्रतीक से भी जलन होने लगी थी। सबके कहने पर स्मृति ने बस हाँ में सर हिला दिया तो प्रतीक काफी खुश हो गया। दोपहर का वक्त सा एम्पायर। शशांक अपने कैबिन में बैठकर कोई फाइल रीड कर रहा था, तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। वो उसे अंदर आने का बोलता है तो प्रतीक डरते हुए अंदर आता है। प्रतीक को देख शशांक बोला, तुम? वो भी इस वक्त कोई काम था? उसकी बात पर प्रतीक आगे आकर बोला, भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। उसकी बात पर शशांक हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ बोला, क्या बात है? जिसे सुन प्रतीक घबरा कर अपना फोन शशांक की ओर बढ़ा देता है। शशांक फोन लेकर उस पे आए मैसेज को पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। फिर वो फोन साइड रख प्रतीक को देखकर बोला, और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? उसकी बात पर प्रतीक बोला, भाई मैं डर गया था इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सोचा मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगा। व्हाट यू मीन तुम डर गए? कोई भी तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए ब्लैकमेल करेगा और तुम डर जाओगे, वो भी तब जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। शशांक उस पर भड़कते हुए बोला। उसके ऐसे चिल्लाने पर प्रतीक 2 कदम पीछे हो गया, जिसे देख शशांक खुद को शांत करके नर्म आवाज में बोला, तुम्हारा क्या फैसला है?
उसकी सॉफ्ट वॉइस सुन प्रतीक बोला, ऑफ कोर्स भाई, मुझे उनके साथ नहीं आपके साथ काम करना है। शशांक उसकी बात पर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे ये सब पहले से ही पता था बेवकूफ़, बस मैं चाहता था कि तुम खुद मुझे आकर बताओ। जिसे सुन प्रतीक आंखें बड़ी करके बोला, आपको सब पता था फिर भी आपने मुझे इतना परेशान होने दिया वाई ब्रो। जिसे सुन शशांक उसका मजाक बना कर बोला, तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें खुद से ही सब हैंडल करना है, तो करो फिर। उसकी बात पर प्रतीक जल्दी से बोला, नहीं भाई सॉरी, इसे तो आप ही हैंडल करो। जिसे सुन शशांक एक नज़र प्रतीक को देख अपने टैब में कुछ चेक करने लगता है। प्रतीक अभी भी वही खड़ा होकर उसे ही देख रहा था कि शशांक ने उससे कहा, क्या कोई और काम भी है? जिसे सुन प्रतीक जल्दी से बोला, नहीं भाई, तो निकलो यहाँ से। शशांक थोड़ी कड़क आवाज में बोला तो प्रतीक जी भाई बोलकर जल्दी बाहर चला जाता है। बाहर आकर उसकी नज़र क्रियांश पर पड़ी जो किसी को कुछ समझा रहा था। प्रतीक उसके पास जाकर उसके सर पर मारता है और भाग जाता है। उसे भागता देख क्रियांश गुस्से से बोला, रुक कमीने, पर प्रतीक जा चुका था। एपिसोड 32। आज अग्निवंशी मेंशन में पार्टी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सब कोई ना कोई काम कर रहे थे। दादाजी सभी के काम को देख रहे थे और जहां उन्हें ठीक नहीं लगता वहां वो कुछ बदलाव करा रहे थे। अभ्रम और कर्निश दोनों गेस्ट की लिस्ट चेक कर रहे थे। अद्विक और क्रियांश दोनों खाने से लेकर गेस्ट के वेलकम तक की सारी तैयारियां देख रहे थे। ओरियन सारी सिक्योरिटी फिर से चेक कर रहा था, वो कोई भी लापरवाही नहीं रखना चाहता था। शशांक अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। स्मृति बस सबको काम करते हुए देख रही थी। आज सब कोई ना कोई काम कर रहे थे। वो दादाजी के पास जाने को हुई ही थी कि वो प्रतीक से टकराते टकराते बची। प्रतीक बोला, सॉरी स्मृति जी, वो मैं जल्दबाजी में था। फिर वो कुछ सोचकर जल्दी बोला, क्या आप मेरी हेल्प करेगी? उसकी बात पर स्मृति ने भी सर हिलाकर कहा, हाँ बोलिए। उसकी बात पर प्रतीक उसे खुश होकर जल्दी 4 किट्स पकड़ा कर बोला, इन सब पर जिस जिस के नाम लिखे हैं क्या आप उन सबको ये दे सकती हैं? वो दरअसल ये सारी पार्टी की ड्रेस है और जिन्हें ये करना था वो किसी कारणवश इसे कर नहीं पाए और अब इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मुझसे नहीं हुआ तो पता नहीं सब मुझे कितने ताने देंगे। लास्ट लाइन उसने काफी धीरे बोली थी। स्मृति ने हाँ में सर हिलाया और एक पैकेट का नाम देखा जिस पे अभ्रम लिखा था। उसे देख वो प्रतीक से बोली, हम देकर आते हैं। जिस पे प्रतीक ने हाँ कहा और वो भी भागते हुए अपने हाथ में पकड़े पैकेट को देने चला गया क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली थी। स्मृति एक सर्वेंट से अभ्रम का रूम जान उसके रूम को नोक करती है पर अभ्रम का कोई जवाब नहीं आता। तो वो रूम खोल के अंदर की ओर देखती है तो अंदर कोई नहीं था। फिर वो सोचती है, एक काम करते हैं, हम अंदर रख देते हैं। ये सोच वो रूम में जाकर उस पैकेट को बेड पर रख देती है। फिर जैसे ही पलटती है तभी अभ्रम रूम में आता है। स्मृति को अपने रूम में देख वो बोला, कुछ काम था आपको? जिस पे स्मृति जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, वो बस ये देने आए थे। ये बोल वो पैकेट की ओर इशारा कर देती है। जिसे देख अभ्रम हाँ में सर हिलाकर मन में बोला, ये प्रतीक कितना आलसी है। फिर वो स्मृति से बोला, थैंक्स। उसकी बात पर स्मृति हाँ में सर हिलाकर बाहर चली जाती है। फिर वो बाहर आकर दूसरा नाम देखती है तो उस पे शिव लिखा था। वो जल्दी सर्वेंट से पूछ शिव के रूम को नॉक करती है तो अंदर से शिव आने को कहते हैं। स्मृति अंदर जाकर आदर भाव के साथ शिव से कहती है, आपकी ड्रेस। जिसे देख शिव मुस्कुराकर ड्रेस लेते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। अब स्मृति बाहर आकर तीसरा नाम देखती है तो उस पर कर्निश का था और उसे कर्निश का रूम पता था क्योंकि कर्निश ने पहले ही उसे बता दिया था। वो कर्निश का रूम नोक करती है तो वो गेट खुलता है। स्मृति को देख वो खुश होकर बोला, भा मेरा मतलब स्मृति जी आपको कोई काम था? तो स्मृति मुस्कुराकर उसे उसका पैकेट पकड़ा देती है। जिसे देख कर्निश बोला, मुझे पता है वो साला प्रतीक आराम से बैठा होगा, आपको काम बता के मैं उसे अभी बताता हूँ। ये बोल वो जाने लगता है तो स्मृति उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, वो भी यही काम कर रहे हैं, उन्हें देर हो रही थी इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही थी। उसकी बात पर कर्निश बोला, आप कह रही है तो ठीक है, पर लाइए बाकी में देकर आ जाता हूँ। आप क्यों परेशान हो रही है? स्मृति उसे मना करती उससे पहले वो उसके हाथ से वो लास्ट पैकेट ले लेता है। फिर वो जाने को होता ही है कि उससे पहले उसकी नज़र नाम पर जाती है तो उसके हाथ से वो पैकेट छूटते छूटते बचा। उस नाम को देख वो बोला, अरे मुझे याद आया, मुझे तो अद्विक भाई ने कोई काम दिया था। फिर वो स्मृति को पैकेट थमा देता है और कहता है, लेफ्ट साइड में 2 कमरे छोड़कर उनका ही रूम है। और वो जल्दी रूम में चला जाता है। उसके ऐसे करने पर स्मृति उसे कन्फ्यूजन में देखती है। फिर जब उसकी नज़र नाम पर जाती है तो उसके हाथ से भी पैकेट छूटते छूटते बचा, क्योंकि आखिरी पैकेट शशांक का था। वो अब डरते हुए उसके रूम की तरफ बढ़ती है।
उसके जाने के बाद कर्निश गेट से बाहर मुंह निकाल कर बोला, देखना स्मृति जी, भाभी माँ तो मैं आपको ही बनाऊंगा। उसके ना जाने के दो कारण थे, पहला उसे शशांक के सामने नहीं जाना था और दूसरा वो स्मृति और शशांक को मिलने के मौके दे रहा था। इधर स्मृति जब शशांक का गेट नॉक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज उसे आने को कहती है। वो धीरे से अंदर आती है तो शशांक सोफे पर बैठकर एक मीटिंग ले रहा था। जब शशांक को कोई आवाज नहीं आती तो वो एक नज़र सामने की ओर देखता है। स्मृति को देख वो अपनी मीटिंग से 2 मिनट का गैप लेता है। फिर वो स्मृति को देखता है। जब स्मृति देखती है कि वो उसे ही देख रहा है तो वो जल्दी से बोली, वो ये आपकी पार्टी ड्रेस। जिसे सुन शशांक हाँ में सर हिलाकर खड़ा होकर उसके हाथ से वो ड्रेस ले लेता है। स्मृति तो बस नीचे देख रही थी और शशांक बस उसे। वो जल्दी से बिना कुछ बोले बाहर की ओर चली जाती है। शशांक तो बस उसे जाते हुए देखता रहता है। अब स्मृति सीढ़ियां तक आई थी कि प्रतीक जल्दी उसके पास आकर बोला, सॉरी स्मृति जी, वो मैं ये देना भूल गया, और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। फिर वो स्मृति को एक पैकेट देता है तो स्मृति उसे मना कर पाती उससे पहले वो उसके हाथ में रख कर बोला, आपके पास मना करने का भी टाइम नहीं है, जल्दी जाए और तैयार हो जाए। स्मृति फिर कुछ बोलती तो वो जल्दी बोला, गो फास्ट। स्मृति अब हाँ में सर हिलाकर अपने रूम की ओर चली जाती है। स्मृति रूम में आकर पैकेट खोलती है तो उसमें 2 ड्रेस थी, एक साड़ी और एक गाउन। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी और पार्टी का थीम वाइन कलर का था। सारे बॉयज काफी डेसिंग लग रहे थे और लड़कियां उन्हें बस देखे जा रही थी। प्रतीक ने वाइन कलर में सभी बॉयज के लिए स्टाइलिश ड्रेसअप कर रखा था और किसी की ड्रेस में तो वाइन कलर के साथ कलर कॉम्बिनेशन भी था। प्रतीक अब्रम के ब्रोच को ठीक करते हुए बोला, यार अब्रम भाई कुछ तो इज्जत करो मेरी डिजाइन की। तभी शशांक भी उनके पास आया, उसने ब्लैक विथ वाइन कलर का 3 पीस पहना था। दादाजी और शिव भी उनके पास आते हैं। फिर दादाजी बोले, स्मृति कहाँ है, वो नहीं आई। तभी क्रियांश हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देखकर बोला, वो भी आ गई। क्या होगा आगे, क्या पहना स्मृति ने और क्रियांश ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। एपिसोड 33। सब घूमकर पीछे देखते हैं। शशांक भी उस ओर देखता है तो उसकी नजरें वही ठहर सी जाती हैं। दादाजी शशांक को देख मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि सामने स्मृति खड़ी थी, वो भी साड़ी पहनकर। स्मृति ने डार्क वाइन कलर की साड़ी पहनी थी क्योंकि उस गाउन का बैक काफी डीप था और उसे साड़ी काफी तरीके से पहनना आती थी क्योंकि उसने निहारिका को काफी बार साड़ी में तैयार किया था। स्मृति ने कोई मेकअप नहीं किया था, बस उसने अपने लंबे बालों को खुला रखा था और बस उसी पर शशांक की आंखें अटक गई। अब्रम ने ओरियन और कर्निश की तरफ देखकर शशांक की ओर इशारा किया तो अद्वैत ने ये करते उन्हें देख लिया था। उसने भी शशांक की ओर देखा तो अब उसे भी दाल में कुछ काले जैसा नजर आने लगा क्योंकि शशांक बिना पलक झपकाए स्मृति को ही देख रहा था। स्मृति घबराते हुए धीरे धीरे उनके पास आई तो शिव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, काफी प्यारी लग रही हो बेटा, तुमने तो मुझे किसी की याद दिला दी। फिर वो मन में बोले, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उनकी बात पर मानो सबको झटका लगा हो क्योंकि ये पहली बार था कि शिव ने किसी की ऐसे तारीफ की हो। कर्निश को काफी खुशी भी हुई और थोड़ा बुरा भी लगा था। खुशी इसलिए क्योंकि उसकी होने वाली भाभी को उसके पापा नापसंद नहीं करते और दुख इस बात का कि उसके पापा ने कभी उससे प्यार से बात नहीं की। पर वो खुश था स्मृति के लिए। उनकी बात पर स्मृति ने मुस्कुराकर सर नीचे झुका लिया। अब उसे शर्मा रही थी या कोई और बात थी ये तो वो ही जाने। शशांक अभी भी बस उसे ही देख रहा था और स्मृति ने तो उसे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तभी अब्रम उसे हल्की कोहनी मारता है तो उसका ध्यान स्मृति से हटता है और वो अक्वार्डनेस में इधर उधर देखने लगता है, जिसे देख ओरियन, कर्निश और अब्रम मुस्कुराने लगते हैं। अब तो अद्वैत की नज़र उन लोगों पर ही थी, उसे अब शक होने लगा था। स्मृति की नज़र बाई जी पर जाती है जो कोई काम अकेले कर रही थी तो वो उनकी तरफ चली जाती है। तभी शशांक को कॉल आता है तो वो साइड में चला जाता है और दादाजी और शिव आए हुए मेहमानों की ओर चले जाते हैं। अब अद्वैत अब्रम, ओरियन और कर्निश की ओर देखकर बोला, देखो मैं काफी वक्त से तुम लोगों को देख रहा हूँ, जो भी है साफ साफ बताओ वरना मैं अभी शशांक को जाकर बता दूंगा कि तुम सब उसे गंदी नजरों से देख रहे हो। उसकी इतनी लंबी बात और सीधी शशांक की धमकी सुन उन तीनों के चेहरों की हवाया उड़ गई। प्रतीक और क्रियांश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस उन्हें देख रहे थे। अब्रम ने एक नज़र ओरियन और कर्निश को देखा, फिर अद्वैत को देख उसने लंबी सांस ली और दादाजी की सारी बात कह डाली क्योंकि अब अद्वैत से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि चाहकर भी वो उसे उलझा नहीं पाते। उसकी बात पर उन तीनों को झटका भी लगा और खुशी भी हुई।
क्योंकि स्मृति उन्हें भी पसंद थी और शशांक के लिए और ज्यादा। तो अद्विक कर्निश से बोला, साले दिखा दी ना तूने अपनी औकात, अगर मैं नहीं देखता तो तू मुझे बताता भी नहीं। उसकी बात सुन कर्निश जल्दबाजी में बोल पड़ा, अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैंने तो आप तीनों को मैसेज में सब कुछ लिख कर भेजा था। उसकी बात पर अब्रम और ओरियन शौक होकर एक दूसरे को देखने लग गए। जैसे कह रहे हो, मतलब आज नहीं तो कल उन सभी को पता चल ही जाता। आज कर्निश ने साबित कर दिया कि उसके पेट में कुछ नहीं टिकता। अद्विक, क्रियांश और प्रतीक अपना फोन निकाल कर चेक करते हैं तो सच में मैसेज किया था उसने। कर्निश देखता है कि अब्रम और ओरियन उसे ही घूर रहे हैं तो वो जल्दी से बोला, ये भी तो अपने भाई ही है, उनका भी हक है। उसकी बात पर ओरियन कुछ बोलता उससे पहले अद्विक सोचते हुए बोला, अब सब ये सोचो कि स्मृति भाभी को शशांक के करीब कैसे लाए और अविनाश जी की बेटी को उनसे दूर कैसे रखे। भाभी सुन अब्रम हैरान होकर बोला, भाभी काफी जल्दी नहीं हो गया? अरे भाई आज नहीं तो कल होना ही है, क्या आप भी? क्रियांश उसकी बात पर बोला। अब्रम और ओरियन उनकी बात पर बस निराशा में सर हिला देते हैं। शशांक कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र स्मृति पर गई जो बाइक जी की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देख शशांक के मन में गाने बजने लगते हैं, वो बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसके कदम अपने आप स्मृति की ओर बढ़ जाते हैं। बाई जी स्मृति के हंसने की वजह से झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए दूसरी तरफ चली जाती हैं, जिसे देख स्मृति अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। शशांक ठीक उसके पीछे खड़ा था और जैसे ही स्मृति पीछे पलटती है तो वो शशांक से टकरा जाती है और गिरने से खुद को संभाल कर 2 कदम पीछे हो जाती है। उसके टकराने पर शशांक भी होश में आता है। स्मृति उसे देखकर धीरे से बोली, आप ठीक तो हैं, हमें माफ करना, आपको कोई काम था? उसकी बात पर शशांक थोड़ा हड़बड़ा जाता है और खांसते हुए बोला, पानी, हाँ मुझे पानी चाहिए। उसकी बात पर स्मृति बोली, रुकिए हम अभी लाते हैं। ये बोल वो जल्दी से पानी लाती है और शशांक की ओर ग्लास बढ़ा देती है। शशांक उसे देखते हुए पानी पीने लगता है और ये सब वो सारे लड़के देख रहे थे। तभी उनके कानों में शिव की आवाज आती है जो कह रहे थे, अविनाश तुम आ गए। जिसे सुन सभी ने उस तरफ देखा तो सभी को अविनाश जी दिखे और साथ ही उनकी बेटी पर। वो उनकी बेटी का मुंह देख पाते उससे पहले वो फोन को कान पर लगा देती है और घूमकर खड़ी हो जाती है। उसे देख कर्निश बोला, ये तो आ गई, वो भी गलत वक्त पर, अब क्या करे, ऐसे तो स्मृति भाभी और शशांक भाई का स्पेशल मोमेंट खराब हो जाएगा। तो प्रतीक अब्रम से बोला, अब्रम भाई कुछ तो कीजिए जल्दी। उसकी बात पर अब्रम बोला, पर मैं क्या करूं? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये तो मेरा रोज का काम हो। जिस पे अद्विक बोला, इस वक्त भी तुझे हमसे बहस करनी है? ये बोल वो उसे जोर से धक्का दे देता है। बेचारा अब्रम हर बार उसे ही फंसाया जाता था। वो पीछे मुड़कर उन्हें देखता है तो सब उसे ऑल द बेस्ट और हिम्मत के इशारे कर रहे थे। फिर वो आगे की ओर पलटता है तो वो लड़की उसे ही अजीब नजरों से देख रही थी। एपिसोड 34। अब्रम को देख वो लड़की अजीब सा चेहरा बना लेती है और मन में खुद की तारीफ करते हुए बोली, क्या करूं अब मैं इन लड़कों का, पर अब इनकी भी क्या गलती, मैं हूं इतनी सुंदर। एक मिनट, ये तो दिखने में काफी हैंडसम लग रहा है, कहीं यही तो शशांक अग्निवंशी नहीं? उस लड़की के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख अब्रम और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मन में बोला, क्या ये मुझे छिछोरा तो नहीं समझ रही? कहीं इसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो इतने लोगों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एक काम करता हूँ, सीधा निकल लेता हूँ। ये बोल वो जाने लगता है, तभी वो लड़की उसे रोकते हुए बोली, हे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम शशांक अग्निवंशी हो ना? जिस सुन अब्रम हैरानी से बोला, हान। जिसे सुन वो लड़की अपने मन में खुद की तारीफ के पुल बांधते हुए बोली, क्या बात है श्रीविका, तेरा तो कोई जवाब नहीं, एक ही नज़र में इसे पहचान लिया तूने। तू तो ग्रेट है यार। ये है श्रीविका धूर्नी, अविनाश धूर्नी की इकलौती बेटी। दिखने में काफी सुंदर, हाइट लगभग 5.3 इंच, गोरा रंग, लंबे बाल और सेल्फ ऑब्सेस्ड। अभी श्रीविका ने वाइन कलर का गाउन पहना था जिसमें सच में काफी सुंदर दिख रही थी। बालों का बन बना रखा था और चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप था। कोष्टक। फिर श्रीविका इतराते हुए बोली, तुम लक्की हो जो तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय हुआ है, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, समझे? बेचारा अब्रम तो बस उसकी बातें हैरानी से सुन रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि कोई खुद की इतनी तारीफ कैसे कर सकता है यार। अब्रम के ऐसे देखने पर श्रीविका खुद पर नाज करते हुए हल्का हंसकर बोली, अब ऐसे देखना बंद भी करो, देखो तो कैसे देख रहा है। ये वो अपने मन में बोलती है। फिर वो इतराते हुए अपने पापा के पास जाने को होती है कि ये देख सारे लड़के अब्रम को उसे रोकने के लिए इशारे करते हैं।
जिसे देख अभ्रम बिना कुछ सोचे समझे श्रीविका का हाथ पकड़ लेता है। श्रीविका मुड़कर पहले अपने हाथ को देखती है, फिर अभ्रम को। अभ्रम को भी अब रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, तो वो जल्दी हाथ छोड़ माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ करना, लेकिन आपने। वो सोच रहा था कि वो आगे क्या बोले, वही श्रीविका भी उसकी कुछ बोलने का वेट कर रही थी। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, वो जल्दी से सोचकर बोला। जिसे सुन श्रीविका मन में खुद पर इतराते हुए बोली, देखो तो इसे जरा एक नाम पूछने में भी ये कितना शर्मा रहा है। पर एक मिनट, ये मेरा नाम क्यों जानना चाहता है? कहीं इसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया? कोष्टक। फिर वो थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोली, श्रीविका धूली नाम है मेरा, पर तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे, लव एट फर्स्ट साइट टाइप। जिसे सुन अभ्रम की तो होश ही उड़ गए। वो हैरानी से बोला, क्या? तो श्रीविका बोली, अगर करते हो तो दिल भी टूट सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये बोल वो अपने पापा की ओर चली जाती है और अभ्रम तो बुद्ध बने खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद सारे लड़के उसके पास आए। ओरियन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है यार। जिसे सुन अभ्रम जिधर श्रीविका गई थी उसी तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है। फिर वो जल्दी ओरियन की तरफ देखकर बोला, जाने दे भाई, वो लड़की काफी खतरनाक है, सामने वाले को बोलने तक का मौका नहीं देती है यार। और अगर उसे पता चला कि मैं शशांक नहीं अभ्रम हूं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। उसकी बात सुन अद्विक ओरियन को साइड कर अभ्रम के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देते हुए बोला, मैं जिस अभ्रम को जानता हूं वो इतना डरपोक नहीं है। हिम्मत रख भाई, हम हैं तेरे साथ में। और क्या तू अपने भाई जैसे दोस्त की लव स्टोरी नहीं देखना चाहता? उसकी बात पर अभ्रम घबराते हुए हाँ में सर हिला देता है। उसकी हाँ सुन अद्विक खुश होकर बोला, मुझे पता था तू सही फैसला लेगा, अब बस वो करता जा जो हम लोग करने को बोले। क्यों? मैं ही क्यों? तुम सब तो इसमें एक्सपर्ट हो ना, तो मैं क्यों करूं? अभ्रम उसे जल्दी जवाब देते हुए बोला। उसकी बात पर प्रतीक उसे मक्खन लगाते हुए बोला, भाई जो आप कर सकते हो वो हम लोग नहीं कर सकते। ओरियन को छोड़ सब उसकी बात पर हमें सर हिला देते हैं। सिर्फ ओरियन ही था जो अभ्रम की घबराहट समझ पा रहा था। अभ्रम उसकी बात पर बोला, जान से मार दूंगा अगर अब मुझे किसी ने भी फोर्स करने की कोशिश की तो। कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है? ये आवाज सुन सभी की जान हलक में आ गई। वो सब मुड़कर पीछे देखते हैं तो उनके जस्ट पीछे शशांक खड़ा था। उसकी बात का अभ्रम कोई जवाब देता उससे पहले शिव उन्हें बुलाते हुए बोले, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ। उनकी बात सुन शशांक एक नज़र उन सबको देख आगे बढ़ जाता है और अभ्रम भी उसके साथ चला जाता है। श्रीविका अभ्रम को देख इतराते हुए अपनी जुल्फे कान के पीछे करती है। उसका पूरा ध्यान तो अभ्रम पर था, उसने शशांक को तो देखा तक नहीं था। उनके पास आते ही शिव शशांक की ओर इशारा कर अविनाश से बोले, अविनाश इससे मिलो, ये है शशांक। उनकी बात सुन अविनाश उसे मुस्कुराह कर देखते हैं। वही श्रीविका तो हैरानी से शशांक की ओर देखती है, अब जाकर उसने शशांक की ओर देखा था। फिर वो अभ्रम की ओर देखती है तो वो उससे नजरें चुरा लेता है। ये देख श्रीविका को काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ कहती नहीं है। तभी अविनाश की नज़र कर्निश पर पड़ी जो सबसे पीछे खड़ा था। उसे देख अविनाश खुश होकर शिव से बोले, ये कर्निश है ना? अचानक अपना नाम सुन कर्निश हड़बड़ा जाता है। वही शिव बेमन से हाँ में सर हिला देते हैं। अविनाश कर्निश से बोले, बेटा तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। उनकी बात सुन कर्निश सोच रहा था कि उन्होंने उसे कैसे पहचाना लिया और अगर पहचान लिया तो आगे बुलाने की क्या जरूरत है। अगर उसके पापा को उसकी किसी बात का बुरा लग गया तो। उसे सोचता हुआ देख प्रियांश धीरे से बोला, थोड़ा जल्दी चलना या मैं उठाकर छोड़ाऊं। उसकी बात सुन कर्निश जल्दी से उनके पास जाता है तो अविनाश उसे खुशी से गले लगा लेते हैं। उनके ऐसे अचानक गले लगने पर कर्निश थोड़ा हैरान हो गया था पर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ था, जिससे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर अविनाश उससे दूर होकर उसके गाल पर हाथ रखकर काफी प्यार से बोले, कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कितने बड़े हो गए हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, तुम्हारे नैन नक्श बिल्कुल अपर्णा के जैसे है। उनकी बात सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई सिवाय शिव और शशांक के। उनकी बात सुन कर्निश का दिल अंदर से गदगद हो गया था, वो काफी इमोशनल हो रहा था और शशांक उसकी हालत बखूबी समझ रहा था। फिर कर्निश उनकी बात पर खुद को संभाल मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स अंकल ये कहने के लिए, सुनकर काफी अच्छा लगा। उसकी बात पर अविनाश मुस्कुरा देते हैं। अविनाश को शिव और कर्निश के बारे नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी दादाजी की नज़र स्मृति पर जाती है जो साइड में अकेली खड़ी थी। उसे देख दादाजी उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं, जिसे देख स्मृति थोड़ा घबराते हुए उनके पास जाती है।
अविनाश और श्रीविका उसे हैरानी से देखते ही रह जाते हैं। अविनाश स्मृति को देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है। वही श्रीविका भी उसे काफी हैरानी से देख रही थी। दादाजी, अविनाश और श्रीविका को स्मृति से मिलवाते हुए बोले, इससे मिलो, ये है स्मृति। उनकी बात पर श्रीविका खोए हुए स्वर में बोली, ट्रू ब्यूटी, तुम कितनी सुंदर हो। उसकी बात सुन सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। स्मृति भी थोड़ी हैरान हो गई थी। शशांक भी उसके ऐसे अचानक बोलने पर उसे देखता है। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर वो अपनी बात जल्दी से ठीक करते हुए बोली, मेरा मतलब आप कितनी सुंदर हो। फिर वो अपने सर पर हल्की सी चपत मारती है जिसे देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो आगे बोली, मैं श्रीविका और मैं भी काफ़ी सुंदर हूँ। उसकी बात पर सभी लड़कों के मन में बस एक शब्द आता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। वही स्मृति उसकी बात सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। फिर दादाजी बोले, आओ अविनाश, मुझे तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। उनकी बात सुन अविनाश स्मृति को एक नज़र देख हमें सर हिला देते हैं। अविनाश और शिव दोनों दादाजी के साथ चले जाते हैं और उनके साथ साथ श्रीविका भी चली जाती है, क्योंकि खुद की हरकतों से शर्मिंदा होकर वो उन सब से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। अब वहाँ सिर्फ उन 7 लड़कों के साथ स्मृति अकेली खड़ी थी। सब लड़कियां स्मृति को जलन से घूर रही थी, और घूरती भी क्यों नहीं, स्मृति अकेली उन सभी 7 हैंडसम लड़कों के बीच खड़ी थी। स्मृति शशांक के पास खड़ी थी और वो काफी जज भी रही थी उसके साथ। एपिसोड 35। स्मृति गेट की ओर देख रही थी और उसे ऐसे देखते हुए कर्निश उससे पूछता है, क्या बात है स्मृति जी, कोई आने वाला है क्या। उसकी बात सुन सब उसे देखते हैं और शशांक भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। स्मृति उसकी बात पर गेट की ओर देखकर धीरे से बोली, वो पूजा आंटी अभी तक आई क्यों नहीं। उसकी बात पर ओरियन कहता है, वो स्मृति जी, पूजा जी के पापा की तबीयत कल रात को थोड़ी बिगड़ गई थी, जिसके कारण पूजा आंटी का तो पता नहीं अब वो कब आएगी, पर राजेश अंकल आज शाम तक आएंगे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद स्मृति काफी उदास हो गई, क्योंकि उसे अब पूजा जी की काफी याद आ रही थी। वो जब आई थी तब पहली बार किसी ने उससे एक माँ की तरह प्यार से बात की थी, और अब तो इतने दिन हो गए थे उन्हें गए हुए। वो अब खुद को रोक नहीं पाए और नीचे देखने लगी। उसकी आंख से कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क गई। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। कर्निश ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख डाले। शशांक भी स्मृति को देख थोड़ा बेचैन हो गया था। उन सब में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो स्मृति का मूड कैसे ठीक करे। सब खड़े खड़े बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अद्विक कोरियन को डांटते हुए बोला, इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी तुझे साले, देख तेरी वजह से क्या हो गया। उसकी बात पर क्रियांश, प्रतीक और कर्निश ने हाँ में सर हिला दिया। अब्रम और शशांक उसे घूरकर देख रहे थे। बेचारा ओरियन, उसे क्या पता था उसका जवाब उस पर इतना भारी पड़ जाएगा। स्मृति खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, पर उसके पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी क्रियांश स्मृति से बोला, अरे आप प्लीज रोइए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी बात सुन सभी ने अपना सर पीट लिया। तो अब्रम बोला, ओरियन अब तू ही कुछ कर, वरना अगर शिव अंकल या दादाजी में से किसी ने भी देख लिया तो उन्हें लगेगा हम सब ने मिलकर स्मृति जी को रुला दिया। जिसे सुन स्मृति अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अरे नहीं हम ठीक है, बस वो हमें उनकी याद आ गई थी। तो ये बोल वो अपने आंसू साफ कर ऊपर देखती है तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती है और शशांक उसे देखते रह जाता है, क्योंकि रोने की वजह से स्मृति का गोरा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसकी छोटी सी नाक और गाल टमाटर की तरह लाल पड़ गए थे। ये देख कर्निश बोला, डॉक्टर, अद्विक भाई डॉक्टर को बुलाना होगा, देखो इनका चेहरा लाल पड़ गया। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रतीक बोला, आज तो दादाजी हम सभी को घर से बाहर निकाल देंगे। और आगे कोई कुछ बोलता उससे पहले स्मृति सबको शांत कराते हुए बोली, अरे ये बस हमारे रोने की वजह से हुआ है, माफ करना, हमारी वजह से आप सबको खामखा परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा रोने की वजह से हुआ, अद्विक लंबी सांस लेकर बोला। शशांक ने स्मृति से अपनी नजरें हटाए और उसने भी धीरे से लंबी सांस ली। कर्निश स्मृति को पास में रखे टेबल सेट की चेयर पर बैठा कर बोला, लीजिए आप पानी पी लीजिए, और रही पूजा आंटी की बात तो वो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, तब तक आप उनसे कॉल पर बात कर लेना। उसकी बात पर स्मृति ने मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया और पानी पीने लगी। सारे लड़के उस पानी पीती हुई लड़की को देखते हैं जिसके सिर्फ रोने की वजह से उन सब की सांस अटक गई थी। कोष्टक कुछ देर बाद पार्टी पूरे तरीके से शुरू हो गई थी। श्रीविका दादाजी से बातें कर रही थी। तभी कुछ कपल्स डांस करने के लिए स्टेज पर आते हैं, क्योंकि माहौल को थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए एंकर ने सभी कपल्स से रिक्वेस्ट की थी। तो शिव भी श्रीविका से कहते हैं, जाओ बेटा तुम और शशांक भी डांस करो। तो वो शशांक की ओर देखती है जो बिना किसी भाव के अपने फोन में देख रहा था।
वही साइड में खड़े ओरियन को खांसी आ जाती है। वो सब शायद ही शशांक को डांस करते हुए इमेजिन कर सकते थे। शिव और अविनाश उठकर बाहर की ओर चले जाते हैं किसी बात को करने, क्योंकि अंदर काफी शोर था। श्रीविका डांस करने के लिए खड़ी होती है और ये देख कर निश बोला, अबिक भाई कुछ करिए, ऐसे तो ये शशांक भाई और स्मृति भाभी के बीच आ जाएंगी। जिस पे अद्विक बोला, जा अभ्रम तू जाके उसे प्रपोज कर ले। उसकी बात पर अभ्रम हैरानी से बोला, क्या? तो अद्विक अपनी बात को सही करते हुए बोला, मेरा मतलब डांस के लिए प्रपोज कर दूंगा तुझे एक खींच कर, अगर मुझे फिर से इस भंवर झाल में उलझाने की कोशिश की तो। अभ्रम उसे आंखें दिखाते हुए बोला। इस बार ओरियन बोला, प्लीज जा भाई, तेरे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। जिसे सुन अभ्रम हैरान होकर बोला, साले तू भी इनकी बातों में आ रहा। मानता हूं कि ये सारे बेवकूफ है, पर तू तो नॉर्मल है, क्यों मुझसे ये करवाने पर तुला हुआ है? ओरियन उसे घूरकर बोला, तू जाएगा या नहीं? उसकी बात पर वो पैर पटकते हुए चला गया। श्रीविका को देख शशांक उसे मना करना चाहता था, पर वहां बहुत से लोग थे जिनकी नज़र उसी पर थी, जिसके कारण वो उसे मना नहीं कर पाया। वही कर्निश भी स्मृति के सामने पूरे अदब के साथ झुककर बोला, मिस क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? उसकी बात और उसके अंदाज पर स्मृति को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। कर्निश मुड़कर क्रियांश को आंख मारता है तो क्रियांश भी हाँ में सर हिला देता है। शशांक और श्रीविका जैसे ही स्टेज के पास आते हैं तभी कर्निश भी स्मृति को शशांक की साइड करके खड़ा हो जाता है। फिर अभ्रम अद्विक की ओर देखता है तो वो उसे हाँ में सिग्नल दे देता है। श्रीविका आगे चलने के लिए शशांक की ओर हाथ बढ़ाती है। शशांक उसका हाथ पकड़ता उससे पहले अभ्रम उसका हाथ पकड़ उसे स्टेज पर ले जाता है। शशांक कुछ समझता उससे पहले क्रियांश शशांक को और कर्निश स्मृति को धक्का दे देता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। स्मृति पूरे तरीके से शशांक के सीने से टकरा जाती है और शशांक भी जल्दी उसे संभालता है। शशांक अपने आसपास देखता है जहां सभी लोग उसे ही देख रहे थे और अब अगर वो वहां से जाता तो लोगों को बातें करने का टॉपिक मिल जाएगा। स्मृति उससे दूर होकर जाने को हुई तो शशांक उसके हाथ को थाम स्टेज पर आ जाता है। स्मृति को तो कुछ समझ ही नहीं आया और यही हाल श्रीविका का भी था, उसे भी कुछ समझ नहीं आया। अपनी जीत पर कर्निश क्रियांश से हाई फाई करता है। फिर अद्विक, प्रतीक, क्रियांश और ओरियन दादाजी के पास आकर बैठ गए और अद्विक बोला, देखा दादाजी हमारा कमाल, आपका काम हम सब ने चुटकियों में आसान कर दिया। उसकी बात पर दादाजी मुस्कुरा दिए। कर्निश सॉन्ग प्ले करा कर उन सब के पास आकर ही बैठ जाता है और सब उनका डांस देखने लग जाते हैं। सॉन्ग प्ले होता है, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। शशांक स्मृति की कमर पर हाथ रखता है और स्मृति का हाथ अपने शोल्डर पर। इस वक्त दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए डांस कर रहे थे। स्मृति को तो ऐसा डांस ही नहीं आता था, पर वो बस शशांक की आंखों में देखकर ही सब किए जा रही थी। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। श्रीविका अभ्रम को ही देख रही थी और अभ्रम उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। दिल तो उन दोनों का भी काफी तेज धड़क रहा था। श्रीविका मन में बोली, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मुझे काफी पसंद करता है, वरना ऐसे थोड़ी बीच में आता जरूर इसे जलन हुई होगी। कोष्टक, ये सोचते हुए वो शान से मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा करते देख अभ्रम की तो हालत खराब हो गई थी। वो मन में बोला, कहीं डांस के बाद ये मुझे मारने का तो नहीं सोच रही, इसीलिए ऐसे स्माइल दे रही है। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नज़दीकियाँ ये कुछ और हैं। स्मृति और शशांक काफी अच्छे तरीके से डांस कर रहे थे, दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। डांस खत्म हुआ और सब उनके लिए जोर से ताली बजाने लगे। एपिसोड 36। डांस खत्म हुआ तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस आवाज से शशांक और स्मृति का ध्यान टूटा। स्मृति जल्दी से शशांक का हाथ अपनी कमर से हटाती है और तेज कदमों के साथ स्टेज से नीचे उतर जाती है। शशांक अपने हाथ को देखता है और वो भी जल्दी दादाजी की ओर आ जाता है। उसके चेहरे को देख तो लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर उसकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी। वही बेचारा अभ्रम श्रीविका से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर श्रीविका बस उसे आंखें छोटी कर घूरे जा रही थी। फिर उसे धमकी देते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं जलकुकड़े कहीं के। ये बोल वो चली जाती है और अभ्रम उसे आंखें बड़ी कर जाते हुए देखता रह जाता है। उसे वही खड़ा देख कर निश उसके पास भागता हुआ आया और बोला, भाई क्या आपको एक डांस और करना है, वो भी अकेले?
उसकी बात पर अब्रम होश में आकर आसपास देखता है तो वहां से सभी कपल्स जा चुके थे। वो जल्दी से बिना कुछ बोले उतर जाता है। कर्निश उसे कंफ्यूज में देखता है। वही स्मृति किचन में जाकर पूरी 2 ग्लास पानी पी जाती है। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी शशांक उसके आसपास होता तो वो ना कुछ बोल पाती ना कुछ समझ पाती। उसे एक अलग सा एहसास होता था शशांक के पास होने से। वो पानी पी ही रही थी कि उसे किसी की आवाज आती है जो कह रहा था, काम अभी नहीं हुआ है पर जब भी मौका मिलेगा हम उसे ठिकाने लगा देंगे। ये सुन स्मृति की आंखें बड़ी हो गई। उसे ये सुन काफी नेगेटिव वाइब आई। वो आगे कुछ और सुनती या देखती उससे पहले एक लड़का वहां आ गया, जिसे देख स्मृति अचानक घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। ये देख वो लड़का उसे शांत करते हुए बोला, अरे आप घबरा क्यों रही है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था। उसकी बात पर स्मृति खुद को शांत करते हुए हकलाकर बोली, जज जी कहिए। तो वो लड़का बोला, ही मेरा नाम रितेश है, मुझे आपसे बस दोस्ती करनी है, क्या हम एक रूम में जाकर बात करें। ये बोल वो उसे काफी गंदे तरीके से देखता है। स्मृति खुद को मजबूत करते हुए सख्ती से बोली, पर हमें कोई दोस्ती नहीं करनी आपसे और ना ही कोई दिलचस्पी है हमें आपसे बात करने में, तो हटिए सामने से। उसकी बात सुन रितेश बोला, कितनी तीखी मिर्च हो तुम। ये बोल वो उसकी ओर एक कदम ही बढ़ाता है कि श्रेविका उनके बीच में खड़ी होकर बोली, तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? क्या तुम्हें नहीं पता जब एक लड़की ना करे तो उसकी ना का मतलब ना ही होता है? जिसकी बात पर रितेश गंदी हंसी हंसकर बोला, तुम भी कम सुंदर नहीं हो वैसे, पर अभी मैं जरा इनसे बात कर लूं। उसकी बात पर स्मृति थोड़ी घबरा गई और उसने श्रेविका का हाथ पकड़ लिया। श्रेविका ने भी उसके हाथ पर हाथ रख दिया जैसे कह रही हो, मैं हूं यहाँ। रितेश उसे साइड कर पाता उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेविका और स्मृति ने उस तरफ देखा तो वो ओरियन था। ओरियन रितेश के हाथ को पकड़ उसे स्मृति और श्रेविका से दूर धक्का देकर बोला, एक बार में समझ नहीं आया कि जब कोई लड़की ना कर तो उसका मतलब ना ही होता है। ओरियन को देख रितेश घबरा कर बोला, ये आपकी रिलेटिव्स है, मुझे पता नहीं था। अब पता चल गया ना तो कल तक का इंतजार करो बस। ओरियन ये बोल उसे जाने का इशारा कर देता है, जिसे देख रितेश कुछ बोल नहीं पाया और डरते हुए वहां से चला गया। ओरियन स्मृति की तरफ मुड़कर बोला, आप ठीक तो हो ना? उसकी बात का जवाब देने के बजाय स्मृति ओरियन से घबराते हुए बोली, हमें आपको कुछ बताना है। उसे ऐसे घबराते हुए देख श्रेविका स्मृति को पानी का ग्लास देते हुए बोली, पहले आप पानी पी लीजिए। स्मृति एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर देती है और ओरियन से एक तरफ इशारा करते हुए बोली, हमने अभी वहां किसी को, जो वो आदमी बोल रहा था वो स्मृति ओरियन को बता देती है, बोलते हुए सुना। उसकी बात सुन श्रेविका काफी हैरान हो गई। वही ओरियन का चेहरा भी उसकी बात सुनने के बाद सीरियस हो जाता है, पर वो स्मृति को शांत करते हुए बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। ये बोल वो श्रेविका को देखता है तो श्रेविका हाँ में सर हिला देती है। ओरियन किचन से बाहर निकल जाता है। वही श्रेविका स्मृति से बोली, हमें बाहर चलना चाहिए, जिसपे स्मृति हाँ में सर हिलाकर श्रेविका के साथ बाहर की ओर चल देती है, पर उसका मन काफी घबरा रहा था। वो बाहर आते हैं तो शशांक और सारे लड़के दादाजी की टेबल के पास ही खड़े थे। ओरियन कुछ ही दूरी पर खड़ा अपने टैब पर हाथ चला रहा था। वो सब स्मृति के सामने थे। तभी स्मृति की नज़र भीड़ में खड़े एक शख्स पर जाती है जिसने शशांक पर गन पॉइंट कर रखी थी। ये देख स्मृति बिना कुछ सोचे समझे जोर से चीखी, शशांक जी वहां से हटिए। ये बोल वो पूरी जान लगाकर शशांक की ओर भागी। स्मृति के ऐसे चीखने पर सब उसे हैरानी से देखते हैं। शशांक भी हैरान हो गया, वो कुछ समझता उससे पहले जोर से गोली चलने की आवाज आती है और स्मृति शशांक को जोर से धक्का देती है और वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। इस तेज आवाज के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। वो सब कुछ पल भर के लिए अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। शशांक हैरानी से स्मृति को देख रहा था। स्मृति की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। शशांक के हाथ स्मृति की पीठ पर थे। उसे कुछ गीला महसूस होता है तो वो जल्दी से अपने हाथ को देखता है जो पूरे खून से लथपथ थे। ये देख उसकी सांस रुक जाती है और वो स्मृति को देखता है जो हल्की खुली आंखों से उसे देख रही थी। सबको जैसे होश आता है और वो सब भागकर स्मृति की ओर जाते हैं। श्रेविका तो ये देख काफी घबरा जाती है और वही अपने कैप्टे हाथों को अपने मुंह पर रखकर बैठ जाती है। शशांक जल्दी स्मृति का सर अपनी गोद में रखकर देखता है तो गोली स्मृति की पीठ को छू कर निकली थी। सब लोग काफी घबरा गए थे। अब्रम डॉक्टर को फोन कर देता। ओरियन शशांक से बोला, इन्हीं कमरे में लेकर जाना होगा और इनकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। शशांक हाँ में सर हिलाकर स्मृति को अपनी बाहों में उठा जल्दी सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ भागता है।
बाकी सब भी उसके पीछे भागते हैं। नीचे जितने भी मेहमान थे वो धीरे धीरे चले गए थे। कुछ देर बाद शिव और अविनाश भी आते हैं तो हॉल खाली देख हैरान हो जाते हैं। तभी अविनाश की नज़र श्रीविका पर जाती है तो वो भागकर उसके पास जाते हैं और बोले, क्या हुआ श्री, तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो और सब लोग कहाँ गए? अपने पापा की आवाज़ सुन श्रीविका जल्दी उनके गले लगकर रोते हुए बोली, पापा पापा, वो स्मृति जी को गोली लग गई। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? उसकी बात सुन शिव और अविनाश काफी हैरान हो गए तो शिव श्रीविका से बोले, बेटा अब वो कहाँ है? उनकी बात सुन श्रीविका ऊपर की तरफ इशारा कर देती है, जिसे देख शिव ऊपर की ओर भागते हैं। रूम में डॉक्टर की पूरी टीम थी जो स्मृति को चेक कर रही थी। सबके चेहरे पर डर, घबराहट और परेशानी के मिलेजुले भाव साफ नजर आ रहे थे। दादाजी को भी काफी टेंशन हो रही थी। शशांक भी एकटक बस स्मृति के चेहरे को देख रहा था। शिव भी वहां आए तो स्मृति को देख वो अपनी जगह पर ही रुक गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बोले, डोंट वरी मिस्टर ग्निविंशी, ये ठीक है, गोली इन्हें छूकर निकली थी और खून बहने के कारण ये बेहोश हो गई थी। उनकी बात सुन सभी ने चैन की सांस ली। एपिसोड 37। डॉक्टर स्मृति को नींद का इंजेक्शन देकर चले गए थे। शिव बाहर से ही अपने कमरे की ओर चले गए थे। अविनाश और श्रीविका एक बार स्मृति को देखने रूम में आए। सब अभी उसी स्थिति में थे। सब ने उन दोनों की तरफ देखा। अविनाश का मन पता नहीं क्यों पर स्मृति को देख भारी हो गया था। वही श्रीविका ने स्मृति की ओर देखा तो उसकी आंख से एक आंसू की बूंद गिर गई। अविनाश स्मृति को देखते हुए बोले, क्या कहा डॉक्टर ने, कैसी है ये? जिस पे अद्विक बोला, ये ठीक है, कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। उसकी बात सुन अविनाश ने श्रीविका की ओर देखा जो सिर्फ स्मृति को देख रही थी। श्रीविका धीरे कदमों से स्मृति के पास आए और उसके हाथ को ठीक कर उसके नीचे एक तकिया लगा देती है। सब उसे ही देख रहे थे और फिर श्रीविका बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। उसके पीछे अविनाश भी दादाजी को जाने का बोल चले जाते हैं। शशांक दादाजी से बोला, अब आपको भी सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। जिसकी बात पर दादाजी स्मृति को देख रहे थे। उन्हें मन स्मृति के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब नीचे हॉल में स्मृति को गोली लगी थी तब दादाजी को उस काले दिन की याद आ गई थी जिस दिन अपर्णा उन सबको छोड़कर चली गई थी। क्रियांश दादाजी को रूम में छोड़ने चला जाता है और शशांक स्टडी रूम की ओर चला जाता है। स्टडी रूम, सारे बॉयज स्टडी रूम में थे और इधर उधर बैठे थे। किसी की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। कुछ देर पहले जो हुआ सब अभी तक उसी के बारे में सोच रहे थे। सब मन में बस एक बात सोच रहे थे कि कैसे स्मृति ने खुद की परवाह ना करते हुए शशांक की जान बचाई। तभी शशांक टेबल पर फाइल पटकते हुए ओरियन से बोला, इतनी सिक्योरिटी के बाद ये सब कैसे हुआ ओरियन? और कौन था वो, किसका काम था ये? उसके अचानक ऐसे करने पर सभी चमक जाते हैं और ओरियन अपनी गलती मानते हुए बोला, सॉरी यार, पर मैंने सब कुछ चेक किया था। हो ना हो ये किसी अंदर वाले का काम था। और तो और स्मृति जी ने मुझसे कहा भी था पर मुझसे देर हो गई। उसकी बात सुन सब हैरानी से उसे देखते हैं जैसे पूछ रहे हो क्या कहा उन्होंने, और इसका पता उन्हें पहले ही चल गया था। शशांक बोला, क्या मतलब? उसकी बात पर ओरियन शशांक को वो सब बता देता है जो स्मृति ने उससे कहा था और कैसे रितेश ने स्मृति के साथ बदतमीजी की। उसकी बात सुन सभी शोक में थे और सभी को काफी गुस्सा भी आ रहा था। शशांक को भी काफी गुस्सा आया पर वो एक लंबी सांस लेकर बोला, मैंने तुमसे स्मृति की इन्फो मांगी थी ना, कब ला के दोगे मुझे? उसकी बात पर ओरियन बोला, मैं जब स्मृति जी से पहली बार मिला था तभी मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। ये तब की बात है जब ओरियन और प्रतीक पूजा जी के घर पूजा की लिस्ट लेने गए थे। ओरियन ने प्रतीक को अंदर भेजकर अपने किसी एजेंट को फोन करके स्मृति की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। और जब स्मृति पूजा जी को अपने बारे में बता रही थी तब वो ओरियन ही था जो दादाजी के पीछे खड़ा था और उसने भी सारी बातें सुन ली थी। स्मृति ने भी वो सब ही कहा था जो इन्फॉर्मेशन में था और उस दिन के बाद ओरियन को स्मृति पर विश्वास भी हो गया था। कोष्टक। उसकी बात सुन शशांक एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, अगर तुमने पहले ही निकलवा ली थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? उनकी बात पर ओरियन बोला, बताने का वक्त ही नहीं मिला यार, और वैसे भी उन पे शक करने की कोई वजह भी नहीं है, वो काफी अच्छी लड़की है। फिर ओरियन सब कुछ बता देता है जो स्मृति ने बताया था और जो उसने पता लगाया था। उसकी बात सभी काफी ध्यान से सुन रहे थे और अब सबको स्मृति के बारे में पता चल चुका था। उन सभी को स्मृति के लिए काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने कितना कुछ अकेले सहा था। ओरियन की बात सुनने के बाद कुछ देर शांति के बाद शशांक बोला, मुझे उस लड़के रितेश के बारे में सब पता करके बताओ और ये हमला किसने करवाया ये भी बताओ। उसकी बात पर ओरियन ने हमें सर हिला दिया तो शशांक बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रियांश बोला, देखा सबने,
भाई अभी से कितने पॉजिटिव हो गए। उसकी बात पर कर्निश बोला बिल्कुल। देखो ना स्मृति भाभी को आए कितने ही दिन हुए होंगे पर उन्होंने भाई को बचाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उसकी बात पर सभी एग्री करते हैं। फिर अद्विक बोला एक बार वो साला रितेश मिल जाए ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हर लड़की को बहन की नज़र से देखेगा। उसकी बात पर अब्रम बोला ओ उबलते दूध ठंड रख थोड़ी, ये तुझसे ना हो पाएगा, शशांक को ही हैंडल करने दे। उसकी बात पर सब हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर ऐसा होता नहीं, जिसे देख अद्विक मुंह बना लेता है। प्रतीक बोला वैसे अब्रम भाई आपने तो श्रीविका का हाथ ही पकड़ लिया था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतने तेज निकलेंगे, कमाल कर दिया आपने। उसकी बात पर अब्रम नामे सर हिला कर बोला वो मुझे सीधा धमकी देके गई है यार, पता नहीं अब क्या होगा। जिसकी बात सुन सभी खिसकने लगते हैं तो वो सबको देख गुस्से से बोला एक कदम भी अपनी जगह से हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात पर सभी अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं तो अब्रम बोला अब कुछ भी होता है तो तुम सब मिलकर हैंडल करोगे वरना मैं शशांक को सब जाके बता दूंगा। सुना सब ने। उसकी बात पर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। वही जब शशांक अपने रूम के बाहर आता है तो उसके कदम बाहर ही रुक जाते हैं। उसे याद आता है कि उसके कमरे में तो स्मृति है, तो वो हल्का सा गेट खोल स्मृति को देखता है जो आराम से सो रही थी। फिर वो गेस्ट रूम में चला जाता है। सारे बॉयज भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शिव को भी नींद नहीं आ रही थी। स्मृति की हालत देख वो अंदर तक परेशान हो गए थे। उन्हें वो पुरानी सारी बात याद आ रही थी जो बरसों पहले अपर्णा जी के साथ हुआ था। उनकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य आ रहा था जिसमें अपर्णा जी की लाल आंखें, खून से लथपथ हाथ और उनके आखिरी शब्द अपना ख्याल रखना और हमारी दोनों नन्ही जान का भी। हम भले ही जा रहे हैं पर पहली बारिश, सूरज की पहली किरण या हवा के झोंके में आप हमें जब भी याद करोगे हम हमेशा आपके आसपास होंगे, ये वादा है हमारा। शिव की आंख से कुछ आंसू की बूंदें गिर जाती हैं और जब स्मृति को उन्होंने पहली बार देखा तो उन्हें उसमें अपनी अपर्णा की झलक दिखाई दी थी। उसका शांत स्वभाव, उसके बोलने का तरीका और बहुत सी चीजें थी जो सब अपर्णा से मिलती जुलती थी। शशांक अपने मुंह पर पानी छिड़क रहा था। उसका दिल आज स्मृति को देख एक पल के लिए रुक सा गया था। उसे अपनी माँ की याद आ गई थी जिनकी आंखें भी ऐसे ही लाल थी और उनका एक खून से लथपथ हाथ शशांक के गाल पर था। आज शशांक को अपने दिल में फिर से कुछ खोने का डर महसूस हुआ था। जिस लड़की से उसने ठीक से बात भी नहीं की थी उस लड़की को खोने का डर उसे सता रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह का वक्त, शशांक का रूम। कर्निश, प्रतीक और क्रियांश शशांक के रूम में स्मृति के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। शशांक जब स्मृति को एक बार देखने के लिए रूम में आता है तो उन सबको देख हैरान हो जाता है। ये लड़के जो कभी जल्दी नहीं उठते थे वो आज इतनी सुबह सुबह उठ गए, पर कैसे। कोष्टक, वो उनसे कड़क पर धीमी आवाज में बोला तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये मुझे जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पर अभी के अभी यहाँ से निकलो। उसकी आवाज सुन सभी सीधे खड़े हो गए और कर्निश डरते हुए बोला भाई हम तो स्मृति जी को देखने आए थे। उसकी बात पर शशांक बिना भाव के बोला अगर देख लिया हो तो दफा हो जाओ। उसकी बात पर तीनों मुंह बनाते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। शशांक 2 मिनट रुक कड़क आवाज में बोला जा रहे हो या नहीं। तो बाहर से भागने की आवाज आए और कर्निश बोला हम जा चुके हैं भाई। जिसे सुन शशांक अपने गुस्से को कंट्रोल कर स्मृति को देखता है तो वो उसे देख एकदम शांत हो जाता है। उसका मासूम चेहरा देख वो सब कुछ भूल जाता है और वो धीरे से पर्दों को जाकर बंद कर देता है जिससे स्मृति को कोई परेशानी ना हो। फिर वो एक नज़र स्मृति को देख रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे थे तो कर्निश बोला हमें स्मृति जी को होश में लाना चाहिए, ऐसे वो कब तक सोती रहेगी, उनके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। उसकी बात पर ओरियन उसके सर पर मारते हुए बोला उन्हें नींद की जरूरत है पागल, अगर वो नींद नहीं लेंगी तो उन्हें काफी पेन होगा। हाँ तो ये बोल कर भी तो बता सकते थे, ऐसे हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है। कर्निश अपने सर को सहलाते हुए मुंह बना कर बोला। जिसे सुन क्रियांश बोला पर उन्होंने अभी पैर तो चलाया ही नहीं। जिसे सुन प्रतीक हंसते हुए बोला और ये सह भी नहीं पाएगा। फिर क्या होना था, उन तीनों के बीच बहस छिड़ गई। जिसे सुन दादाजी तेज आवाज में बोले चुप हो जाओ तीनों वरना तीनों को मार मार कर अकल ठिकाने लगा दूंगा। उनकी तेज आवाज पर शशांक अपने कान से ईयरबड्स निकालता है। वो तीनों इसीलिए लड़ पा रहे थे क्योंकि उनकी आवाज शशांक नहीं सुन पा रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले शिव आकर दादाजी के पास बैठते हुए बोले स्मृति कैसी है अब। तो दादाजी निराशा से बोले पता नहीं जब वो बच्ची उठेगी तो उसे कितना दर्द होगा, अभी तो नींद में है इसलिए दर्द का एहसास नहीं हो रहा। उनकी बात पर शिव भी हाँ में सर हिला देते हैं।
तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। सब मेन गेट की तरफ देखते हैं तो श्रीविका आ रही थी। उसके आते ही अब्रम अपने फोन में देखने लग गया। वो उससे नजरें तक मिलाने से घबरा रहा था। उसके आने पर शिव बोले, अरे बेटा तुम आओ ना, बैठो यहाँ। दादाजी भी उसे देख मुस्कुराए। श्रीविका उन सभी को देख मुस्कुरा कर बोली, नमः शिवाय सभी को। फिर वो एक नज़र अब्रम को देखती है जो फोन में देख रहा था। जिसे देख वो मन में बोली, देखो तो कैसे शर्मा रहा है, एक नज़र देख तक नहीं रहा। फिर वो दादाजी और शिव से बोली, क्या मैं स्मृति जी से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें एक बार देखना है। श्रीविका भले ही सेल्फ ऑब्सेस थी पर वो बुरी लड़की नहीं थी और स्मृति को पहली बार देखने पर ही उसे काफ़ी अपनापन फील हुआ था। इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और सुबह सुबह उससे मिलने चली आई। उसकी बात पर सब उसकी ओर देखने लग जाते हैं। अब्रम भी उसे देखता है। दादाजी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं, जिसे देख श्रीविका काफ़ी खुश हो गई। वही क्रियांश, कर्निश और प्रतीक के कान में धीरे से बोला, इन्हें तो मिलने के लिए हाँ बोल दी और हमें ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें आराम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। उसकी बात सुन दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। एपिसोड 38। शशांक के रूम में स्मृति की नींद खुलती है तो उसे अपनी पीठ में काफ़ी तेज दर्द होता है, जिससे उसे कल रात की पूरी बात याद आ जाती है और वो अपने आसपास देखती है तो खुद को अनजान कमरे में पाकर उठने की कोशिश करती है तो उसकी पीठ में एक जोरदार दर्द उठता है, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंसू की बूंदें गिर जाती हैं। तभी रूम का गेट खुला और श्रीविका रूम में आई तो स्मृति को देख घबराकर उसके पास आकर बोली, क्या हुआ आपको? आपको काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिसकी बात पर स्मृति दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस प्यास लगी है। जिसे सुन श्रीविका स्मृति के पास बैठकर उसे हल्का उठने में मदद करते हुए पास में रखे पानी के ग्लास से स्मृति को पानी पिलाती है। वो स्मृति को फिर से लेटा देती है। स्मृति अभी तक कल की साड़ी में थी, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी, पर वो ये बात श्रीविका को ऐसे नहीं कह सकती थी, लेकिन श्रीविका समझ चुकी थी और वो स्मृति से बोली, क्या आप कपड़े बदलना चाहती है? जिसे सुन स्मृति धीरे से हाँ में सर हिला देती है। तो श्रीविका कमरे में देखते हुए बोली, तो बताया आपके कपड़े कहाँ पड़े हैं? स्मृति उसे मना करते हुए बोली, ये हमारा कमरा नहीं है। उसकी बात सुन श्रीविका बोली, अच्छा रुकिए, हम किसी से कहकर मंगवा देते हैं। ये बोल वो बाहर आती है, तभी कर्निश भी वहां आ जाता है। श्रीविका कर्निश से बोली, जाओ एक फीमेल सर्वेंट को यहाँ भेजो। जिसे सुन कर्निश बोला, मैं क्या आपका असिस्टेंट हूँ जो आप मुझे ऐसे काम करने को बोल रही है? उसकी बात पर श्रीविका कुछ बोलती उससे पहले शशांक बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो? कर्निश पीछे मुड़कर बोला, अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी बुला कर लाता हूँ। उसके जाने के बाद शशांक बिना किसी भाव के बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिसे सुन श्रीविका बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्मृति जी के कपड़े चाहिए थे। उसकी बात सुन शशांक समझ गया था कि स्मृति को कपड़े चेंज करने हैं। वो एक नज़र गेट की ओर देख बिना कुछ बोले वहां से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। कर्निश वापस आकर बोला, देखो घर में सिर्फ एक ही फीमेल लेडी है बाई जी, जो आज नहीं आई है। उसकी बात सुन श्रीविका मन में बोली, कितनी आश्चर्य की बात है, इस घर में सिर्फ एक फीमेल लेडी काम करती है। फिर वो कर्निश को देखती है जो उसे ही घूर रहा था, तो वो उससे बोली, अच्छा एक काम करो, मुझे स्मृति जी के रूम तक ले जाओ। कर्निश मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद श्रीविका ने जैसे तैसे करके स्मृति को एकदम सही से तैयार कर दिया था। स्मृति के पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ये देखकर श्रीविका को हैरानी हुई, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और एक लुत्सा लाइट ब्लू कलर का कुर्ता लेके स्मृति को पहना देती है, जिससे वो कंफर्ट रहे, और उसे बेड तक लाकर आराम से लेटा देती है। फिर वो लंबी सांस लेकर बोली, लीजिए स्मृति जी, हो गया। जिसे सुन स्मृति अपने एक हाथ को श्रीविका के हाथ पर रखकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीविका, आप नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते। जिसे सुन श्रीविका अपने बाल पीछे कर स्टाइल में बोली, थैंक्स बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी और वेलकम। जिसे सुन स्मृति को हंसी आ जाती है और स्मृति को देख श्रीविका भी हंस देती है। तभी रूम पर नॉक होता है। जिसे देख श्रीविका गेट खोलती है तो बाहर पूरी फौज को देख हैरान हो जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले कर्निश उसके साइड से होकर जल्दी स्मृति के पास चला जाता है और उसके पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं। श्रीविका तो बस वही खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। शशांक को छोड़ बाकी सब उससे मिलने आए थे। कर्निश स्मृति के पास बैठकर बोला, अब आप कैसी हो? अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? उसके इतने सवाल सुन स्मृति मुस्कुराने लगती है, जिसे देख बाकी सबके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। फिर स्मृति बोली, हम ठीक है, आप खामेखा परेशान हो रहे हैं।
उसकी बात पर कर्निश नीचे देख रुआसा आवाज में बोला, कल तो हम सबकी लगभग जान ही निकल गई थी। उसे सिटी होता देख प्रियांश उसे साइड खिसका स्मृति के पास बैठकर बोला, इसे छोड़िए स्मृति जी, मेरी सुनिए, आपने न कल कमाल ही कर दिया था, एक सुपर वुमन की तरह आपने भाई को बचा लिया। उसकी बात पर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। प्रतीक उसे साइड कर स्मृति के पास बैठ जाता है और वो बोला, ये कोई शो नहीं था जो तू ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। वैसे स्मृति जी, अब आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे कहना, ठीक है। जिसपे स्मृति मुस्कुराकर हमें सर हिला देती है। फिर अद्विक बोला, और अगर आपको गाना सुनने का मन करे तो मुझसे कहना, मैं आपको अपना सबसे फेमस गाना लाइव सुनाऊंगा, ठीक है। उनकी बातों से स्मृति अपना दर्द एक पल के लिए भूल ही गई थी, पर अचानक उसकी पीठ में दर्द की लहर उठती है और उसके मुंह से हल्की आह निकल जाती है, जिसे देख सभी घबरा गए। अब्रम जल्दी बोला, आप ठीक तो हैं? ओरियन जल्दी डॉक्टर को कॉल कर। उसकी बात पर ओरियन कॉल करता उससे पहले स्मृति उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम ठीक है। उसकी बात पर ओरियन बोला, क्या आप सही में ठीक हो? एक बार डॉक्टर को बुला लेते हैं ना। तो श्रिविका बोली, रहने दीजिए, ये दर्द रह रह कर उठेगा, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। उसकी बात पर सभी उसे देखने लगते हैं तो वो जल्दी से बोली, मैंने डॉक्टरिंग का कोर्स किया था तो मुझे इसका नॉलेज है। जिसे सुन कर्निश उसे शक से देखता है तो वो उसे आंखें दिखा देती है। कोई कुछ बोलता उससे पहले, मैं जान सकता हूँ तुम सब एक साथ यहाँ क्यों भीड़ जमा करके खड़े हो? शशांक की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ी तो सबने पीछे मुड़कर देखा जहाँ शशांक उन्हें ही घूर रहा था। कोई कुछ नहीं बोला। शशांक स्मृति को देखता है जो अपने हाथों को उलझाते हुए नीचे देख रही थी। फिर वो सबको देखता है तो अद्विक बोला, वो हम सब स्मृति जी से मिलने आए थे। तो शशांक बोला, सब एक साथ? उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोलता तो शशांक बोला, मिल लिए हो तो सब निकलो यहाँ से, पता है ना डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। उसकी बात पर स्मृति को लगा उसे भी जाने को कहा तो वो भी उठने को हुई तो उससे फिर दर्द होता है। जिसे देख कर्निश बोला, भाई आप स्मृति जी को ऐसे जाने के लिए नहीं बोल सकते। जिसे सुन शशांक टेबल से अपना ऑफिस बैग उठाकर बोला, मैंने सिर्फ तुम सब से कहा है। ये बोल वो बाहर चला गया। जिसे देख अब्रम ओरियन के कान में बोला, ये तो केयर भी ठीक से नहीं दिखा सकता यार। ओरियन भी लाचारी से सर हिला देता है। कर्निश स्मृति से बोला, आप आराम कीजिए, इसे अपना ही रूम समझना, मेरे भाई इतने भी कठोर नहीं हैं। उसकी बात पर स्मृति हल्की स्माइल करती है पर उसे अंदर से थोड़ा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शशांक शायद उसकी वजह से परेशान हो रहा है। फिर वो सब भी स्मृति को ध्यान रखने का बोल बाहर चले जाते हैं। श्रिविका जल्दी बाहर जाकर कर्निश को आवाज देकर बोली, अरे रुको। जिसे सुन सब पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या होगा आगे, क्या काम है श्रिविका को कर्निश से, और क्या शशांक स्मृति से कभी बात भी करेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। एपिसोड 39। उसके ऐसे बुलाने पर सब पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। जिसे देख श्रिविका बोली, अरे मुझे तो सिर्फ इनसे काम है। वो धीरे से बोली, क्या नाम था तुम्हारा? फिर कुछ याद करके बोली, याद आया, कर्निश। मुझे कर्निश तुमसे काम था। जिसे सुन अब्रम चैन की सांस लेता है। उसे लगा था कि कहीं श्रिविका उसे ना रोक ले। सब कर्निश को शक की नजरों से देख रहे थे। वही कर्निश उन सब की नजरों को देख श्रिविका से जोर खाते हुए बोला, अब क्या हो गया? तो श्रिविका बोली, क्या तुम एक काम करोगे? उसकी बात पर कर्निश उसे मना नहीं कर पाया और उसके पास आकर बोला, बोलिए क्या काम है? तो श्रिविका खुश होकर जल्दी से बोली, क्या तुम कुछ फीमेल कंफर्टेबल कपड़े ला सकते हो? किसके, आपके? कर्निश कंफ्यूजन में बोला। तो श्रिविका बोली, अरे नहीं, मेरे नहीं, स्मृति जी के लिए। उनके बैग में काफी पेन है जिस कारण उन्हें कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। उसकी बात कर्निश समझते हुए बोला, अच्छा आप कह तो ठीक रही हो, पर आपको भी चलना होगा मेरे साथ, मुझे इन सब में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जिसे सुन वो कुछ सोचकर हमें सर हिला देती है। वो एक बार स्मृति को देखने कमरे में चली जाती है। कर्निश उन सब की तरफ देखता है तो सब जा चुके थे। वो भी थोड़ा आगे आया तो अद्वैक उसके हाथ को पकड़ साइड में ले जाकर बोला, सुन तू मत जा, अब्रम को भेज, वही श्रिविका को हैंडल कर पाएगा। और वैसे भी हमें स्मृति और शशांक को करीब लाना है, श्रिविका और शशांक को नहीं। उसकी बात पर कर्निश बोला, पर कैसे? अब्रम भाई तो मेरी जान ले लेंगे अगर मैंने उनसे कुछ भी कहा तो अद्वैक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इसकी टेंशन तू ना ले, मैं जो बोलता हूँ वो तू कर। कुछ ही देर में श्रिविका हॉल में आई तो वहां सिर्फ दादाजी, कर्निश, अब्रम और अद्वैक थे। उसके आने पर कर्निश बोला, चले। श्रिविका हमें सर हिलाकर दादाजी से बोली, हम स्मृति जी के लिए कुछ जरूरी सामना लेने जा रहे हैं दादाजी।
उसकी बात पर दादाजी मुस्कुराकर हमें सर हिला देते हैं। कर्निश 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि वो लड़खड़ा कर गिर गया और अपने पैर को पकड़ रोने का नाटक करते हुए बोला, है मेरा पैर, मैं तो गिर गया, अब मैं कैसे श्रीविका जी के साथ जाऊंगा। उसकी ओवर एक्टिंग देख अद्वैत मन में बोला, अगर ये पागल इतना मेलोड्रामा करेगा तो कहीं इन सबको शक ना हो जाए। फिर वो जल्दी से उसके पास बैठकर बोला, अरे यार तुझे तो काफी गहरी चोट आई है, चल तू कमरे में, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। जिसे सुन कर्निश बोला, क्या? अरे मेरा मतलब तेरे पैर की मालिश कर देता हूँ। अद्वैत अपनी बात सही करके बोला। फिर वो कर्निश को सहारे से खड़ा करके बोला, यार अब्रम तू श्रीविका जी के साथ चला जाना। ये बोल वो उसे अंदर ले गया। दादाजी को तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो तो बस उन लोगों को देखे जा रहे थे। श्रीविका भी सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर अब्रम को उन पे शक हो गया था। फिर दादाजी अब्रम से बोले, एक काम करो अब्रम, तुम श्रीविका के साथ चले जाओ। जिसे सुन अब्रम की आंखें बड़ी हो गई, पर वो मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो हाँ में सर हिला देता है। अब्रम भारी कदमों के साथ बाहर गया। वो तो मन में यही सोच रहा था कि कैसे वो इस भंवर झाल में फंस गया। श्रीविका भी उसके पीछे ही आ रही थी, पर जो वो सोच रही थी वो सही में काफी खतरनाक था। वो मन में बोली, ये दिखा तो ऐसे रहा है जैसे ये मुझसे दूर भागना चाहता है, पर मुझे सब पता है कि ये मेरे आसपास रहने के लिए मरा जा रहा है। हाय मैं भी कहाँ फंस गई, अब ये मुझे इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। ये सोच वो खुद में ही काफी शान फील कर रही थी। वो दोनों कार के पास आए तो श्रीविका को लगा अब्रम उसके लिए कार का गेट खोलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब्रम तो खोया हुआ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देख श्रीविका हैरान हो गई। वो मन में बोली, क्या ये अभी अभी मुझे इग्नोर करके गया? नहीं नहीं श्रीविका, तुझे कौन इग्नोर कर सकता है। इसने गेट इसलिए नहीं खोला क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं उसे गलत समझूं। हाँ यही बात होगी। वो खुद को मन में संतुष्ट कर कार में अब्रम के बगल में बैठ गई। शशांक और ओरियन ऑफिस के लिए निकल गए थे और साथ में क्रियांश और प्रतीक भी चले गए थे। सा एम्पायर। शशांक अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान स्मृति पर था। उसका वो मासूम चेहरा, उसकी लाल आंखें, स्मृति का उसे बचाना, उसकी आंखों के सामने बस वो ही दृश्य चल रहे थे। उसके चेहरे को देख कुछ भी बताया नहीं जा सकता है कि वो क्या सोच रहा है। वही क्रियांश के कैबिन में प्रतीक सोफे पर फंसर कर बैठा था और क्रियांश उसी के सामने बैठा अपना काम कर रहा था। प्रतीक कुछ सोचकर बोला, ऐसा क्या करे जिससे शशांक भाई स्मृति भाभी को पसंद करने लग जाए। उसकी बात सुन क्रियांश एक बार उसकी ओर देख फिर से अपने काम में ध्यान देकर उसे बोला, तू अपने बारे में कुछ कर, उनके बारे में करने वाले और भी लोग हैं। उसकी बात सुन प्रतीक उस पे ज्यादा ध्यान न देकर अपना फोन निकाल कर्निश को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद ही कर्निश फोन उठाकर बोला, हाँ बोल, ऐसा भी क्या पहाड़ टूट गया? जिसे सुन प्रतीक बोला, तू ऑफिस नहीं आ रहा क्या? उसकी बात सुन कर्निश बोला, काश मेरे पास ना आने का भी ऑप्शन होता, पर मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऑफिस की छुट्टी रख लूँ, वो भी जब तब भाई ऑफिस में हो। प्रतीक कहाँ है तू? सामने देख। कर्निश गेट खोलते हुए बोला। उसे देख प्रतीक बोला, अद्वैत भाई कहाँ हैं? तो कर्निश बोला, उनकी न्यू एल्बम की मीटिंग है आज शशांक भाई के साथ। उसकी बात पर क्रियांश बोला, अब्रम भाई कहाँ है? उन्हें भी तो आना है मीटिंग में। जिसे सुन कर्निश बेचारा सा मुंह बना कर बोला, सारा काम मुझ पे छोड़, वो तो बाहर मजे करने गए हैं। उसकी बात सुन क्रियांश और प्रतीक एक दूसरे को देखते हैं। कर्निश सारी बात उन दोनों को बता देता है और इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताता है जैसे अब्रम मरे जा रहा था श्रीविका के साथ जाने के लिए। उसकी बात सुन वो दोनों काफी हैरान हो गए। क्या होगा आगे, कैसे करेगा हैंडल अब्रम श्रीविका को, और क्या कहा कर्निश ने अब्रम के बारे में? जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। 111 गाइस, मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए मैं चैप्टर नहीं दे पाई और कल भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कल भी मेरा एग्जाम है, तो कृपया इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको निराश ना करूं और मैं इस कहानी को जरूर पूरा करूंगी, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरी कहानी के साथ। एपिसोड 40। अब्रम पूरे रास्ते सिर्फ ड्राइविंग करने पर फोकस करता है और श्रीविका उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। पर अब्रम तो पहली बार किसी लड़की के साथ था और ऊपर से श्रीविका जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की के साथ। उसकी एक गलती और उसका पूरा दिन खराब। वो दोनों एक मॉल के सामने आते हैं तो अब्रम को कॉल आता है, जिसे सुन श्रीविका का ध्यान भी उस पे जाता है। अब्रम कॉल देख श्रीविका से बोला, आप आगे चलिए मैं आता हूँ। ये बोल वो बिना श्रीविका का जवाब सुने बिना उससे थोड़ी दूर चला जाता है। वही श्रीविका अपने आसपास देखकर बोली, अगर ये मुझसे प्यार करता है तो ये मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चला गया?
उसे इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। लगभग 10 मिनट हो गए थे। अब्रम कॉल रख पीछे मुड़ता है तो हैरान हो जाता है। अग्निवंशी एम्पायर। शिव अपने कैबिन में बैठे कोई फाइल पढ़ रहे थे, तभी उनके कैबिन का दरवाजा खुला। शिव ने सामने देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, अरे अविनाश तुम। उनकी बात सुन अविनाश उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोले, क्यों मुझे देख तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जिसे सुन शिव हाँ में सर हिलाकर बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसे सुन अविनाश शिव को आंखें छोटी कर घूरते हैं, फिर दोनों एक साथ हंस देते हैं। फिर अविनाश बोले, और बता कैसा चल रहा है सब यहाँ? उनकी बात पर शिव मुस्कुरा कर बोले, यहाँ तो सब अच्छा है, तू अपनी बता, अब तू यही रहेगा ना? उनकी बात पर अविनाश बोले, क्या पता यार। जिसे सुन शिव उन्हें देखने लग जाते हैं तो अविनाश आगे बोले, यार तू तो जानता है मुझे इस जगह से कितना लगाव है, पर मुझे चिंता श्री की है। शिव कंफ्यूज में बोले, कैसी चिंता? अविनाश लंबी सांस लेकर बोले, श्रीविका पहली बार यहाँ आए हैं, अगर वो यहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए तब मैं क्या करूँगा? उनकी बात सुन शिव कुछ देर खामोशी के बाद बोले, तुम चिंता मत करो, उसे ये जगह काफी पसंद आएगी, देखना। उनकी बात पर अविनाश हाँ में सर हिला देते हैं। कुछ देर उन दोनों के बीच शांति छा जाती है। अविनाश शांति को तोड़ शिव से पूछते हैं, वैसे शिव एक बात बता, ये स्मृति कौन है? पहली बार श्रीविका को किसी के लिए परेशान देखा है मैंने, वो स्मृति से मिलने के लिए सुबह सुबह ही चली गई। उनकी बात सुन शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो बोले, स्मृति काफी प्यारी बच्ची है। फिर वो अविनाश को स्मृति से मिलने तक की सारी बातें बता देते हैं। कोष्टक। अविनाश काफी ध्यान से शिव की बात सुन रहे थे। अग्निवंशी मेंशन। स्मृति शशांक के रूम में बैठी थी। तभी दादाजी रूम में आते हैं, उन्हें देख स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी मुस्कुराकर बोले, कैसी हो बेटा? तुम्हारी चोट में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जिस पे स्मृति बोली, नहीं दादाजी अब ज्यादा दर्द नहीं है। जिसे सुन दादाजी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो स्मृति के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर बोले, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। ये बोल वो दरवाजे की ओर देखते हैं, साथ ही स्मृति भी उस तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क गई। सामने राजेश जी और पूजा जी खड़े थे। पूजा जी की भी आंखों में नमी तैर गई स्मृति को देखकर। दादाजी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। राजेश जी बोले, अब दूर से ही आंसू बरसाएंगी या स्मृति के पास भी जाएंगी? उनकी बात पर पूजा जी जल्दी स्मृति के पास जाकर उसे हल्के से गले लगा लेती है। वही स्मृति भी उनको कसकर गले लगा लेती है। राजेश जी को पता था कि पूजा जी को स्मृति की कितनी फिक्र हो रही थी, और ऊपर से जब सुबह उन्हें पता चला कि स्मृति को गोली लगी है तो उनकी तो जान ही निकल गई थी। वो कैसे भी करके स्मृति से मिलना चाहती थी, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब उनके पापा खतरे से बाहर है, तो वो स्मृति से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और राजेश जी के साथ वो यहाँ आ गई। दोनों को ऐसे देख राजेश जी हंसकर बोले, अरे अब आप ऐसे ही रहेंगी या हमें भी स्मृति से मिलने देंगी? उनकी बात सुन दादाजी हंसकर बोले, हमें नहीं लगता राजेश कि आज तुम्हारा नंबर आएगा। पूजा जी उनकी बातें सुन स्मृति से दूर हुई और उसके आंसू साफ करके बोली, तुम ठीक तो हो ना? उनकी बात सुन स्मृति मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। स्मृति को अब काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब पूजा जी आ गई थी। उन्हें देखकर स्मृति को राहत सी महसूस हो रही थी। राजेश जी स्मृति के पास आ उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुम काफी बहादुर हो स्मृति। जिसे सुन स्मृति हल्का मुस्कुरा देती है। मॉल। अब्रम हैरान हो गया क्योंकि श्रीविका अभी तक वही खड़ी थी जहां वो उसे छोड़कर गया था। वो जल्दी फोन रखकर उसके पास आया और बोला, आप अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? उसकी बात पर श्रीविका बोली, अगर मुझे अकेले जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आती? उसकी बात पर अब्रम उसे कंफ्यूजन से देखने लगा तो श्रीविका बोली, बुद्धू ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में अगर कुछ भी पता होता तो क्या मैं अकेले नहीं आ जाती? उसकी बात सुनने के बाद अब्रम को याद आया कि श्रीविका को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये याद आते ही अब्रम को खुद पर ही काफी गुस्सा आया। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? वो श्रीविका से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ करना। जिसे सुन श्रीविका आगे चलकर बोली, लड़कियां सॉरी से इम्प्रेस नहीं होती मिस्टर। उसकी बात सुन अब्रम की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद से बोला, पर मैंने कब इम्प्रेस करने की कोशिश की? फिर वो लंबी सांस लेकर उसके पीछे चला गया। क्या होगा आगे? क्या श्रीविका की ऐसी हरकतों से अब्रम इरिटेट हो जाएगा या उसे ये अच्छा लगेगा? और अविनाश स्मृति के बारे में इतना क्यों जान रहे हैं?